स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान में अपनी वो चल रही थी सीरीज, उसमें टॉप 50 प्रश्नों में आज टॉप 500 प्रश्नों में आज भाग 10 में 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे जाते हैं तथा बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। इससे पहले यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है वह है राजस्थान, प्रश्न नंबर 451 है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? ऑप्शन 1 दे रखा है भील, ऑप्शन 2 दे रखा है मीणा, ऑप्शन 3 दे रखा है सहरिया, ऑप्शन 4 है गरासिया, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो राजस्थान की जो सबसे प्राचीन जनजाति है वो जनजाति है भील जनजाति। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। और ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और सबसे तो क्या है, प्राचीन है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भील जनजाति के लोग किसका प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते? ऑप्शन 1 दे रखा है भूरिया बाबा, ऑप्शन 2 दे रखा है केसरिया नाथ जी, ऑप्शन 3 दे रखा है बाकर बाबू जी, ऑप्शन 4 दे रखा है हाकिम राजा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो भील जनजाति के लोग किसका प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते? भूरिया बाबा का। किसका? भूरिया बाबा का। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा गया है? ऑप्शन 1 दे रखा सीताबाड़ी का मेला, ऑप्शन 2 दे रखा बेणेश्वर धाम मेला, ऑप्शन 3 दे रखा गोटे अम्बा मेला, ऑप्शन 4 दे रखा गणेश मेला, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित पर्सन। तो आदिवासियों का जो कुंभ कहा जाता है वो कहा जाता है बेणेश्वर धाम मेले को। किस मेले को? बेणेश्वर धाम मेले को। और ये मेला लगता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। डूंगरपुर, नया गाँव टापरा, नया गाँव टापरा डूंगरपुर। ये मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को यह मेला लगता है और इसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ इस मेले को कहा जाता है। सीताबाड़ी का मेला लगता है, ये लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या को ये मेला लगता है तथा इसे कहा जाता है सहरिया जनजाति का कुंभ या हाडोती का कुंभ। सहरिया जनजाति का कुंभ एक है मारवाड़ का कुंभ। तो मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है रामदेव जी के मेले को। और एक है मेवाड़ का कुंभ। तो मेवाड़ का कुंभ बोलते हैं मातृकुंडिया मेले को। मातृकुंडिया मेले को कहा जाता है मेवाड़ का कुंभ। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर धाम मेले को। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गरासिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा कोतवाल, ऑप्शन 2 दे रखा पटेल, ऑप्शन 3 दे रखा सहेलोत, ऑप्शन 4 दे रखा नायक, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित पर्सन। तो गरासिया जनजाति के जो मुखिया को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? सहेलोत। क्या कहा जाता है? सहेलोत। और कोतवाल कहा जाता है सहरिया जनजाति के मुखिया को। सहरिया जनजाति के मुखिया को। और मीणा जनजाति के मुखिया को कहा जाता है पटेल। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सहेलोत। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किले के मंदिरों में कौन सा एक जैन मंदिर है? ऑप्शन 1 दे रखा है कुंभ श्याम मंदिर, ऑप्शन 2 दे रखा है सतवीश देवरी मंदिर, ऑप्शन 3 दे रखा है समिदेश्वर मंदिर, ऑप्शन 4 दे रखा है तुलजा भवानी मंदिर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो चित्तौड़गढ़ के किले में ये जो कुंभ श्याम मंदिर और समिदेश्वर मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर, ये चारों मंदिर किस में है? ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है चारों मंदिर। और कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। और समिदेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया ये करवाया मुंज परमार ने। बाद में इसको मोकल ने इसका करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, तो इसको मोकल मंदिर भी कहते हैं या इसको समिदेश्वर मंदिर कहा जाने लगा। तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया बनवीर ने। किसने करवाया? दासीपुत्र बनवीर ने। और इसे कहते हैं, इन्हें मानते हैं तुलजा भवानी को मानते हैं शिवाजी की देवी, शिवाजी कुल देवी इन्हें माना जाता है। और सतबीस देवरी जो मंदिर है इनमें से है जैन मंदिर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सतबीस देवरी मंदिर है। और ये आया था RS एग्जाम 2018 की में सबसे पहले। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अपने पास में बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सचिया माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा ओसिया, ऑप्शन 2 दे रखा बिलाड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा तिजारा, ऑप्शन 4 दे रखा आसिंद भीलवाड़ा और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित पर्सन। तो सचिया माता का जो मंदिर है वह है ओसिया जोधपुर में। कहाँ पर है? ओसिया जोधपुर में, जोधपुर में। और ओसिया को कहते हैं, ओसिया का जो प्राचीन नाम है वह है उपकेश पटन। और इसे कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर। राजस्थान का भुवनेश्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओसिया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ग्वालियर के महाराजा महादजी सिंधिया की पत्नी महारानी गंगाबाई की स्मृति में निर्मित बाईसा महारानी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा है बनेड़ा भीलवाड़ा, ऑप्शन 2 दे रखा है मांडल भीलवाड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा है सहाड़ा भीलवाड़ा, ऑप्शन 4 दे रखा है गंगापुर भीलवाड़ा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो ग्वालियर के महाराजा महादजी सिंधिया की पत्नी महारानी गंगाबाई की स्मृति में निर्मित बाईसा मंदिर है गंगापुर भीलवाड़ा में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर
बी गंगापुर भीलवाड़ा। इसके बाद में अगला प्रश्न है 458 नंबर का जो प्रश्न है वो है, एक तरफ दे रखा है मंदिर, ऑप्शन दूसरी तरफ दे रखा है उनके स्थान। तो ऑप्शन एक में दे रखा है 7 सहेलियों का जो मंदिर है वो झालावाड़ मंदिर बता रखा है, जो एक तरफ दे रखा है झालावाड़ मंदिर, मदन मोहन जी चूरू का मंदिर, ऑप्शन सालासर हनुमान जी करौली जी का मंदिर, ऑप्शन 4 दे रखा है बावल माता मंदिर, बावल मंदिर मेड़ता। तो 7 सहेलियों का मंदिर है झालावाड़ में, तो एक का ए हो गया। मदन मोहन जी का मंदिर है करौली में, तो ये हो जाएगा ब का 3, और सालासर हनुमान जी से है चूरू में, तो इसका हो जाएगा 2, और भावल माता का मंदिर है भावल मेड़ता में, तो 4। तो 1 3 2 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका 1 2 3 4। और करौली का जो मदन मोहन जी का मंदिर है ये है मदन मोहन जी का मंदिर, यह है गौड़े संप्रदाय की प्रमुख पीठ, गौड़े संप्रदाय की प्रमुख पीठ। और एक भरतपुर कामा में है मदन मोहन जी का मंदिर, वह है वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है मंडोर जोधपुर में, ऑप्शन 2 दे रखा है किराड़ू बाड़मेर में, ऑप्शन 3 दे रखा है हासोत्रा बाड़मेर में, ऑप्शन 4 दे रखा है आमेर जयपुर में, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल अवस्थित है वह है मंडोर जोधपुर में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वो है बीकानेर में। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है? देवी देवताओं के जो मंदिर हैं वो कहाँ है? बीकानेर में। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? मंडोर जोधपुर में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है डूंगरपुर में, ऑप्शन 2 दे रखा है उदयपुर में, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रतापगढ़, ऑप्शन 4 दे रखा है बूंदी, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो नौलखा बावड़ी जो है वह है डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में इसका निर्माण करवाया प्रेमल देवी ने। प्रेमल देवी राजा आस्करण की पत्नी, राजा आस्करण की पत्नी ने करवाया नौलखा बावड़ी का निर्माण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डूंगरपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 2 दे रखा है जैसलमेर, ऑप्शन 3 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है नागौर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अमर सिंह राठौड़ जी की छतरी है वह है नागौर में स्थित है। कहाँ पर है? नागौर में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बीकानेर के राजवंश की छतरी है। ऑप्शन 1 दे रखा है पंचकुंडा की छतरी, ऑप्शन 2 दे रखा है छारबाग की छतरी, ऑप्शन 3 दे रखा है केसरबाग की छतरी, ऑप्शन 4 दे रखा है देवीकुंड की छतरी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बीकानेर के राजवंशों की जो छतरी है वह है देवीकुंड की छतरी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। और छारबाग की जो छतरी है वह है कोटा के राजवंश की छतरी, कोटा राजवंश की छतरी है छारबाग की। और केसरबाग की जो है यह है बूंदी राजवंश की। और एक है बड़ाबाग की छतरी है वह है जैसलमेर राजवंश की छतरियाँ। और एक गेटौर की छतरियाँ हैं वह है जयपुर के राजवंश की छतरियाँ। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कुत्ते की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है सवाई माधोपुर में, ऑप्शन 2 दे रखा है टोंक में, ऑप्शन 3 दे रखा है दौसा में, ऑप्शन 4 दे रखा है करौली में, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कुत्ते की जो छतरी है वह स्थित है अपने सवाई माधोपुर में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जैसलमेर के भाटी राजवंश का शमशान स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है बड़ाबाग की छतरी, ऑप्शन 2 दे रखा है केसरबाग की छतरी, ऑप्शन 3 दे रखा है छारबाग की छतरी, ऑप्शन 4 दे रखा है पंचकुंडा की छतरी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मैंने पिछले वाले प्रश्न में बताया कि जैसलमेर के भाटी राजवंश का जो शमशान स्थल है वह है बड़ाबाग की छतरी, केसरबाग की बूंदी की छतरी है, और छारबाग की कौन से की है? कोटा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है उज्जैन एमपी में, ऑप्शन 2 दे रखा है जोधपुर में, ऑप्शन 3 दे रखा है मांडलगढ़ में, ऑप्शन 4 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वह है उज्जैन एमपी में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 उज्जैन। तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी है उज्जैन एमपी में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जयमाल और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां किस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर लगी हुई है? ऑप्शन 1 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है जूनागढ़ दुर्ग, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जयमाल और फत्ता सिसोदिया की जो मूर्तियां हैं इनको ये पहले तो लगी हुई थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पर लगी हुई थी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। बाद में इनको तुड़वा दिया औरंगजेब ने, और इनको बाद में लगवाया था बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग में। बीकानेर के राजा राय सिंह ने कहाँ लगवाया? जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में प्रश्न नंबर अगला है, घोड़े की मजार कहाँ पर स्थित है जहाँ पर प्रतिदिन आज भी दाल चढ़ाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन 2 दे रखा है तारागढ़ बूंदी, ऑप्शन 3 दे रखा है मेहरानगढ़ जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है सिवाना दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो घोड़े की मजार स्थित है तारागढ़ अजमेर में,
और जहाँ पर आज भी प्रतिदिन दाल चढ़ाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तारागढ़ अजमेर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 468 है, सर टॉमस रो ने जहांगीर से सर्वप्रथम मुलाकात किस दुर्ग में की थी? ऑप्शन 1 दे रखा है तारागढ़ दुर्ग अजमेर, ऑप्शन 2 दे रखा है तारागढ़ दुर्ग बूंदी, ऑप्शन 3 दे रखा है मैगजीन दुर्ग अजमेर, ऑप्शन 4 दे रखा है टोडगढ़ दुर्ग अजमेर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सर टॉमस रो ने जहांगीर से जो मुलाकात की थी वो की थी मैगजीन दुर्ग। इसे कहते हैं अकबर का किला, इसे कहते हैं अकबर का किला, या ये है अंग्रेजों का शस्त्रागार, अंग्रेजों का शस्त्रागार। सही आंसर हो जाएगा इसका मैगजीन दुर्ग अजमेर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस किले में बनी हुई है? ऑप्शन 1 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है आमेर दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पीर सदरुद्दीन जी की जो दरगाह है वो बनी हुई है रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ पर बनी हुई है? रणथंभौर दुर्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रणथंभौर दुर्ग। और रणथंभौर दुर्ग में और क्या क्या है? रणथंभौर दुर्ग में है, एक तो है 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, एक है यहाँ पर, इसी को कहते हैं न्याय की छतरी, न्याय की छतरी, एक है यहाँ पर सोपन में बनी छतरी, सोपन में बनी छतरी, एक यहाँ पर है कुत्ते की छतरी, कुत्ते की छतरी, एक यहाँ पर है एक खंबे की छतरी, एक खंबे की छतरी। इसके अलावा यहाँ पर है जोरा बोरा महल और एक पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पद्मला तालाब, ये सभी स्थान कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पीर सदरुद्दीन की जी की जो दरगाह है वो बनी हुई है रणथंभौर दुर्ग में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, आमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार को विश्व का सबसे आमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार यानी गणेश पोल को विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा किसने कहा है? ऑप्शन 1 दे रखा है बिशप हेबर, ऑप्शन 2 दे रखा है रूडयार्ड किप्लिंग, ऑप्शन 3 दे रखा है जैकलिन केनेडी, ऑप्शन 4 दे रखा है फर्ग्यूसन और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार यानी गणेश पोल को विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा कहा है? फर्ग्यूसन ने। किसने कहा है? फर्ग्यूसन ने। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में प्रश्न नंबर 472 है, इसमें दे रखा है कि आमेर के महलों के बारे में किसने कहा है कि मैंने जो क्रेमलिन में देखा और अलभ्रम के बारे में जो कुछ सुना उससे कई ज़्यादा बेहतर महल आमेर के हैं। इसका ऑप्शन 1 दे रखा है बिशप हेबर, ऑप्शन 2 दे रखा है जैकलिन केनेडी, ऑप्शन 3 दे रखा है फर्ग्यूसन, ऑप्शन 4 दे रखा है बिल गेट्स और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आमेर के महलों के बारे में ये कहा था कि मैंने जो क्रेमलिन में देखा और अलभ्रम के बारे में कुछ सुना उससे कई ज़्यादा बेहतर महल है आमेर के, ये कहा है बिशप हेबर ने। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 बिशप हेबर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जयबाण एवं रणबंका तोप किस किले में रखी हुई है? ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है जयबाण तोप के नाम से, लेकिन आरबीएससी में इस तोप का नाम दे रखा है रणबंका तोप। तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसमें नाहरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है आमेर दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है जयगढ़ दुर्ग और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जयबाण या रणबंका तोप किस किले में रखी हुई है? जयगढ़ दुर्ग में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जयगढ़ दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सोनारगढ़ दुर्ग के उपनाम है। ऑप्शन 1 दे रखा है रेगिस्तान का गुलाब, ऑप्शन 2 दे रखा है राजस्थान का अंडमान, ऑप्शन 3 दे रखा है स्वर्णगिरी दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सबीर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सोनारगढ़ दुर्ग के उपनाम है रेगिस्तान का गुलाब और राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं और स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और यह है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, बड़ा लिविंग फोर्ट। एक इसके अंदर है राजस्थान के दुर्गों में सबसे ऊंचा बादल महल, राजस्थान के दुर्गों में सबसे ऊंचा बादल महल किसमें है? जैसलमेर दुर्ग में सबसे ऊंचा बादल महल, बादल महल। तो सही आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बटनेर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है हनुमानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है चूरू, ऑप्शन 3 दे रखा है झुंझुनू, ऑप्शन 4 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बटनेर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और बटनेर दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाया था भूपत सिंह भाटी ने, भूपत सिंह भाटी ने। और इसका जो वास्तुकार था वो था केकैया। कौन था? केकैया। और इस दुर्ग में मिलते हैं हिंदू व मुस्लिम महिलाओं के जोहर के प्रमाण, हिंदू व मुस्लिम महिलाओं के जोहर का प्रमाण। और मिलते किसमें? ये तैमूर लंग की आत्मकथा में, तैमूर लंग की आत्मकथा में इस बात का उल्लेख भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बटनेर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ दुर्ग में। और ये मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग इसको माना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है,
किस दुर्ग के लिए रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण परियों एवं फरिश्तों ने करवाया है? ऑप्शन 1 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है जूनागढ़ दुर्ग और ऑप्शन 4 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस दुर्ग के लिए रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण तो परियों और फरिश्तों ने करवाया है? तो ये कहा है मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए। और भूतों एवं प्रेतों ने करवाया है किसका? ये कथन है कि भूतों प्रेतों ने करवाया है तारागढ़ बूंदी का। प्रेतों ने किसका करवाया है? तारागढ़ बूंदी का। तो ये दो कथन है, एक तो है परियों और फरिश्तों ने और एक है भूतों एवं प्रेतों ने किसका कराया? तारागढ़ बूंदी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेहरानगढ़ दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है इस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ऑप्शन 2 दे रखा है इस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ऑप्शन 3 दे रखा है इसे दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। ऑप्शन 4 दे रखा है ये दुर्ग ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित असत्य कथनों में इस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, बिल्कुल सही बात है। इस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है, ये बात भी सही है। इसे दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये दुर्ग ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ढाई शाखों के लिए जो प्रसिद्ध दुर्ग है वह है जैसलमेर का सोनारगढ़। जैसलमेर का सोनारगढ़। सोनारगढ़। जबकि चित्तौड़गढ़ में तो पूरे 3 शाखे हुए हैं, एक 1301 में, वो 1303 में, एक 1533-34 में, 34 में और एक हुआ था 1567 में। 1301 में तो हुआ था रणथंभौर में। कहाँ पर हुआ? 1301 में राजस्थान का सबसे पहला दुर्ग, पहला जौहर या केसरिया जो भी है, पहला शाखा वो तो हुआ था रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग में। उसके बाद में 1303 में हुआ, ये हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, राजस्थान का दूसरा शाखा। इसके बाद में अपना इसका सही आंसर हो जाएगा अपना, ये दुर्ग ढाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है सोनारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है सोनारगढ़ दुर्ग। और पहला कौन सा है? पहला सबसे बड़ा यानी राजस्थान का पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान का दूसरा पूछा था इसके अंदर, तो इसका सही आंसर रहेगा दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 सोनारगढ़ का दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाए? ऑप्शन 1 दे रखा है कटारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अबुल फजल ने कहा है किस दुर्ग के लिए? कटारगढ़ दुर्ग के लिए। कटारगढ़ दुर्ग एक कुंभलगढ़ का एक भाग है, कुंभलगढ़ में ही बना हुआ है, एक छोटा दुर्ग है, कुंभलगढ़ में ही कटारगढ़ बना हुआ है। तो इसको देखने के लिए नीचे से देखा जाए तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाए, तो ये है कटारगढ़ दुर्ग। मेवाड़ की इसको कहते हैं मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की कहते हैं इसे मेवाड़ की आंख, तीसरी आंख या आंख जो भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कटारगढ़ दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है किलकिला, शंभुमाण, गजक, गजनी, गुबार, दमदमा आदि तोप किस दुर्ग में रखी हुई है? ऑप्शन 1 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किलकिला, शंभुमाण, गजक, गजनी, पहली बात तो ये किसके नाम है? तोपों के नाम है। एक बार तो ये प्रश्न आया था कि ये नाम किसके हैं, इसमें ऑप्शन दे रखा है राजस्थानी मिठाइयों के नाम, राजस्थानी आभूषणों के नाम, राजस्थानी रजाइयों के नाम, ऐसे करके एक प्रश्न था। तो ये सब किसके नाम है? तोपों के नाम है, किलकिला, शंभुमाण, गजक, गजनी, गुबार और दमदमा, और ये रखी गई है मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और एक जेबाण तोप है या उसको कहते हैं रणबंका तोप, जेबाण या रणबंका तोप है, ये रखी गई है जयगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है 481 का ठुस्सी, बड़ा, मोहरन, मंडली, हालरो आदि आभूषण संबंधित है। ऑप्शन 1 दे रखा है कान, ऑप्शन 2 दे रखा है गला, ऑप्शन 3 दे रखा है हाथ, ऑप्शन 4 दे रखा है पैर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ठुस्सी, बड़ा, मोहरन, मंडली, हालरो ये है गले के आभूषण। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न नंबर इसके बाद में 482 है निम्नलिखित में से महिलाओं के कान के आभूषण हैं कौन से हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है कंठी, चंपाकली, झालरा और अमेल, ऑप्शन 2 दे रखा है रखन, चूंक, दांस और मेक, ऑप्शन 3 दे रखा है झुमकी, लटकन, टोटी और अंगोट, ओगन्या, और ऑप्शन 4 दे रखा है कणकती, सटका, मेखला, वसन। तो ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। कंठी होता है गले का, तो ये तो सही कैंसिल हो गया। इसके बाद में रखन होता है दांत का, रखन किसका होता है? दांत का, तो ये गलत हो गया। झुमकी, लटकन, टोटिया और अंगूठिया, ओगन्या, तो ये होते हैं कान के आभूषण, झुमकी, लटकन, टोटी और ओगन्या। जबकि कणकती होती है कमर की, तो ये गलत हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना, इसका जो सही आंसर होएगा वो रहेगा अपना ऑप्शन नंबर 3। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में कणकती आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है पाँव, कलाई, गर्दन, कमर और
ऑप्शन नंबर 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो कणकती जो आभूषण है वो पहना जाता है कमर पर। कहाँ पर पहना जाता है? कमर पर। कमर के कौन कौन से हैं? कणकती, कंदोरा, करधनी, सटका, जंजीर और एक नेवरी। ये आभूषण कौन से हैं? नेवरी नहीं, तगड़ी। तगड़ी, तगड़ी एक आभूषण है। तो ये पहने जाते हैं अपने कमर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कमर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, झोला, टोटी, छेलखड़ी, पीपल पन्ना, अंगोटिया, सुरलिया और लटकन है। ऑप्शन 1 दे रखा है राजस्थानी पोशाक, ऑप्शन 2 दे रखा है राजस्थान के लोकगीत, ऑप्शन 3 दे रखा है राजस्थान के लोक नृत्य, ऑप्शन 4 दे रखा है कान के आभूषण और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो झेला, टोटी, छेलखड़ी, पीपल पन्ना, अंगोटिया और सुरलिया और लटकन ये है राजस्थान के आभूषण और एक कान के आभूषण है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। राजस्थानी आभूषणों के नाम है ये और एक कहाँ पर पहने जाते हैं? कानों में। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रामदेव जी से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है रिखिया। रिखिया को बोलते हैं रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त। ऑप्शन 2 दे रखा है मंदिर को रामदेवरा। तीसरा है घुड़ले कपड़े से बने घोड़े और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी कथन सही है। तो रिखिया होते हैं रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उसे कहते हैं रिखिया। मंदिर को बोलते हैं रामदेवरा। घुड़ले होते हैं कपड़े से बने घोड़ा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। और एक होती है नेजा। नेजा होती है रामदेव जी की 5 रंगों की ध्वजा। नेजा किसे बोलते हैं? ध्वजा को, यानी कि झंडा जो भी होता है वो होता है 5 रंगों का। तो ये होती है ध्वजा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है घूमर नृत्य, ऑप्शन 2 दे रखा है कच्ची घोड़ी नृत्य, ऑप्शन 3 दे रखा है तेरह ताली नृत्य, ऑप्शन 4 दे रखा है डांग नृत्य और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है तेरह ताली नृत्य और एक देवी है हिंगलाज माता। हिंगलाज माता की आराधना में भी कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य। और पाबू जी की आराधना में किया जाता है थाली नृत्य। पाबू जी की आराधना में किया जाता है थाली नृत्य। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 13 ताली नृत्य। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पीरों के पीर किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है रामदेव जी, ऑप्शन 2 दे रखा है तेजा जी, ऑप्शन 3 दे रखा है गोगा जी, ऑप्शन 4 दे रखा है पाबू जी और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पीरों के पीर कहा जाता है रामदेव जी को। किससे कहा जाता है? रामदेव जी को। पीरों के पीर तो कहा जाता है रामदेव जी को और एक जहार पीर कहा जाता है गोगा जी को। जहार पीर किसे कहा जाता है? गोगा जी को। गोगा जी को। और पीरों के पीर कहा जाता है रामदेव जी को। और एक है संतों का संत कहा जाता है कबीर जी को। संतों का संत। और संतों का संत कहा जाता है रैदास जी को। कबीर जी क्या? रैदास जी को। कहा है किसने? कबीर जी ने। कबीर जी ने कहा है इनको। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रामदेव जी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 488 है, बाबू जी से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है इनके पिता दांदल देव राठौड़ और माता कमला थी। ऑप्शन 2 दे रखा है इनकी पत्नी का नाम सुप्यार था। ऑप्शन 3 दे रखा है इनका जन्म 1439 में जोधपुर के कोलूमंड में हुआ और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी कथन सही है और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बाबू जी से संबंधित कथनों में इनके पिता दांदल देव राठौड़ और माता कमला थी बिल्कुल सही है। इनकी पत्नी का नाम सुप्यार था, ये बात भी सही है। इनका जन्म 1439 में जोधपुर के कोलूमंड में हुआ, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बाबू जी की फड़का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सारंगी, ऑप्शन 2 दे रखा है रावणत्ता, ऑप्शन 3 दे रखा है सुरनाई, ऑप्शन 4 दे रखा है मंजीरा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बाबू जी की फड़का वाचन किया जाता है रावणत्ता वाद्य यंत्र के साथ में। और बाबू जी के पवाड़े गाते समय किया जाता है, पवाड़े गाते समय जो यूज में लिया जाता है वो होता है वो माठ वाद्य यंत्र। कौन सा? माठ वाद्य यंत्र। और इनकी जो पाबू धणीरी वाचना करते समय सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसे किया जाता है? सारंगी वाद्य यंत्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रावणत्ता। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 490 है, शीतला माता से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है एकमात्र देवी हैं जिसे खंडित रूप की पूजा की जाती है। ऑप्शन 2 दे रखा है इनके मेले को बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है। ऑप्शन 3 दे रखा है शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शीतला माता से संबंधित कथनों में एकमात्र देवी हैं जिसे खंडित रूप की पूजा की जाती है, ये बात सही है। और एकमात्र देवी है जिसके पीठ या उसके पृष्ठ भाग की पूजा की जाती है, वो होती है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता है। और ये कौन सी माता है जिसके खंडित रूप की पूजा की जाती है? एकमात्र देवी है। इसके मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है, बात भी सही है। शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है केला देवी का मेला। चैत्र शुक्ल अष्टमी को किसका मेला लगता है? केला देवी का। और कृष्ण को लगता है शीतला माता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी कथन सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, यादव या जादौन वंश की कुलदेवी है करणी माता। ऑप्शन 2 दे रखा है जमवाई माता, ऑप्शन 3 दे रखा केला देवी, ऑप्शन 4 दे रखा शीला माता और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो यादव या जादौन वंश की जो कुलदेवी है वो है केला देवी। कौन सी है? केला देवी। और केला देवी का जो मंदिर है वह है करौली में कालीशील नदी के किनारे पर। कौन सी नदी है? कालीशील, नोट कालीशील, ये है कालीशील नदी के किनारे पर।
नदी के किनारे पर, और यह है यादव वंश की कुलदेवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, केला देवी का मेला कब लगता है? ऑप्शन 1 दे रखा है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, ऑप्शन 2 दे रखा है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, और ऑप्शन 4 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और ऑप्शन 5 दे रखा है अंतरित प्रश्न। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी का जन्म हुआ था इस दिन, कृष्ण जन्माष्टमी, या फिर इस दिन आती है मेहाष्टमी। मेहाजी मांगलिया जो अपने लोक देवता हैं, तो उनका जन्म दिवस भी इसी दिन होता है। और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है राधा अष्टमी, राधा अष्टमी। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है शीतला माता का मेला। कौन सी माता का? शीतला माता का। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है केला देवी का। अभी मैंने पिछले वाले प्रश्न में भी ये बात बताई है, केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो सही आंसर इसका हो जाएगा चैत्र शुक्ल अष्टमी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सफेद चूहे किसके मंदिर में पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 देखा केला देवी, ऑप्शन 2 देखा पबलाज माता, ऑप्शन 3 देखा हिंगलाज माता, ऑप्शन 4 देखा करणी माता, और ऑप्शन 5 देखा अंतरित प्रश्न। तो सफेद चूहे ये पाए जाते हैं करणी माता के मंदिर में, देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है, देशनोक बीकानेर में। और इनको कहा जाता है काबा, काबा। और चारण जाति का मानना ऐसा है कि ये अपने पूर्वज है। चारण जाति इन चूहों को अपना पूर्वज मानती है। अपना क्या मानती है? पूर्वज मानती है, पूर्वज मानती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करणी माता। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन 1 दे रखा है राजा हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन 2 दे रखा राजा अट्टड़ ने, ऑप्शन 3 दे रखा पृथ्वीराज ने, ऑप्शन 4 दे रखा राव सूजा ने, और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो जीर्ण माता के जो मंदिर है, पहली बात तो यह है रेवासा सीकर, रेवासा, रेवासा में कोछोर, कोछोर नामक स्थान है और सीकर में, तो ये वहाँ पर स्थित है। तो इस मंदिर का जो निर्माण करवाया है वो करवाया राजा हट्टड़ ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इसका अगला प्रश्न है कि आई माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है भिलाड़ा जोधपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है मंडोर जोधपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है सरदार शहर जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है रायका जोधपुर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आई माता का जो मंदिर है वह है भिलाड़ा जोधपुर में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 भिलाड़ा जोधपुर में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी मानी जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है केला देवी, ऑप्शन 2 दे रखा है शीला देवी, ऑप्शन 3 दे रखा है आई माता, ऑप्शन 4 दे रखा है करणी माता, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सिरवी जाति के क्षत्रियों की जो कुल देवी है वह है आई माता। कौन सी माता है? आई माता। और आई माता रामदेव जी की शिष्या थी और इन्होंने चलाया आई पंथ। कौन सा पंथ चलाया? आई पंथ, जिसमें 11 नियम है, 11 नियम है। विष्णोई में है 29 नियम। इसी प्रकार से ये रामदेव जी की शिष्या है, उन्होंने चलाया है 11 नियम। और एक बात और है, इनकी ज्योति से क्या टपकती है? केसर टपकती है, केसर टपकती है। तो इनका सही आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आई माता। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की फड़का वाचन किया जाता है? तो ऑप्शन 1 दे रखा रामदेव जी, ऑप्शन 2 दे रखा तेजा जी, ऑप्शन 3 दे रखा पाबू जी, ऑप्शन 4 दे रखा गोगा जी, और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की फड़का वाचन किया जाता है। किसकी फड़का वाचन किया जाता है? पाबू जी की। और राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी किसको जाता है? पाबू जी को। राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का जो श्रेय जाता है, ऊंट लाने का श्रेय वो जाता है पाबू जी को। किसको जाता है? पाबू जी को। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पाबू जी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न रंगों से की जाने वाली आकर्षक कलाकृति क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है पोट्री कला, ऑप्शन 2 दे रखा है उस्ता कला, ऑप्शन 3 दे रखा है माथेरन कला, ऑप्शन 4 दे रखा है पिछवाई कला, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न रंगों से की जाने वाली कलाकृति होती है पोट्री कला। ये होती है मणिमय कला भी इसे कहा जाता है मणिमय कला, या इसे कहते हैं पोट्री कला। कौन सी कला? पोट्री कला, पोट्री कला। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और इसको लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मान सिंह को। और सबसे ज़्यादा जो इसका विकास हुआ था वो हुआ था राम सिंह द्वितीय के काल में, राम सिंह द्वितीय के काल में। और अलग अलग प्रकार की पोट्री, एक तो ब्लू पोट्री है, एक ब्लैक पोट्री, एक सुनहरी पोट्री, और एक पेपर पोट्री। ये अलग अलग इसके प्रकार है। तो सही आंसर इसका रहेगा पोट्री कला होती है ये। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 है राजसमंद, ऑप्शन 2 दे रखा है भीलवाड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा है बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 है चित्तौड़गढ़, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भारतीय लोक कला मंडल है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भीलवाड़ा। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थानी कला संस्कृति में हमने टॉप 500 प्रश्नों पर चर्चा की है 10 भागों में। इसके बाद में हम राजस्थान की हिस्ट्री के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं तो हम उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो 500 प्रश्नों को, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है RK विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें और अपने मित्रों के पास इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के पास चैनल को शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।